हेलो गाइस, आई एम आकाश। वेलकम टू बीट ऑन पॉइंट एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण में हम लोग तीन चीज़ों को मुख्य रूप से देखेंगे। एक होगा कैबिनेट मिशन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और तीसरा होगा हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तीन चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहेगा। और फिर कंटेम्प्रोरी टाइम्स में जो जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो के लास्ट पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन पहले आएंगे, आंसर बाद में। तो आप प्रयास करें कि पहले आप अपना आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में और फिर हमारे आंसर को देखें। और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चला जाएगा इस वीडियो को। इसके पहले हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वीडियो आ चुका है। जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप कृपया उससे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड यानी संविधान सभा जो थी उसका सबसे पहले डिमांड कहाँ से उठा, कैसे उसका डिमांड हुआ। तो एम.एन. रॉय थे, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी, साम्यवादी जो आंदोलन थी उसके एक बहुत ही प्रख्यात लीडर थे। ये सबसे आप इम्पोर्टेंट लीडर कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की अवधारणा 1934 में रखी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है 1935 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने सबसे पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कि भारतीयों को एक संविधान सभा फ्रेम करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिमांड को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डिमांड 1935 में रखा, तो 1935 के उस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने 1940 का अगस्त प्रस्ताव रखा। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ कारण थे रिजेक्ट कर दिया, जो आपको डिटेल में जानना हो तो आप वीडियो में लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे बताएंगे आपको। मगर ये हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस इसको नहीं कर रहे हैं। इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया जिसके चेयरमैन थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन इंडिया के लिए आया, जिसको 1942 में भेजा गया कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। यानी ड्राफ्ट प्रपोजल का मतलब क्या है कि एक रॉ डाटा आप कह सकते हैं कि एक जो है कच्चा चिट्ठा बना के भेजा गया कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिया का कैसे होगा, किस तरह से भारत के संविधान को फ्रेम किया जाएगा। वहाँ पे कहीं भी डोमिनियन स्टेटस या भारत को स्वतंत्र करने की कोई बात नहीं थी, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, भारतीयों का एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा, इसके लिए वहाँ पे प्रपोजल दिया गया था। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें पार्टीशन का कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। 1942 से क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि यहाँ पे पार्टीशन के क्वेश्चन पे ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन आई थी ये बिल्कुल शांत थी, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है कि जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भेजी गई फाइनली, यानी क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, तो क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भेजी गई जिसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सबमिट की। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। इन 3 सदस्यों में सबसे पहले इनके जो थे वो सर पैथिक लॉरेंस थे जो कि प्रेसिडेंट थे, और दो जो अन्य लोग थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये यही स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जिनके प्रस्ताव को 1942 में भारतीयों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, और एवी अलेक्जेंडर इसके तीसरे सदस्य थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ताकि जो संविधान सभा बनी कि भारतीयों के लिए वो संविधान या भारतवर्ष के लिए वो संविधान बनाएगी, वो कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव में बनी थी। यानी कैबिनेट मिशन ने जिस तरह का प्रस्ताव रखा था उसी प्रस्ताव के आधार पर हमारी संविधान सभा की निर्माण हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, इसमें कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन सी कमिटियां थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा जो है ये नवंबर 1946 में बनी थी, और इसका मिशन कौन सा था, कैबिनेट मिशन स्कीम जो 1946 में आया था, उसी के तहत नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा की निर्माण हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि किस मिशन के तहत, किस स्कीम के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की निर्माण और कब हुई थी। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन स्कीम के तहत ये हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन यानी हमारे संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, किस तरह से इसमें सीटों का बंटवारा किया गया था, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स थे, यानी 389 सदस्य इसमें टोटल थे। ब्रिटिश इंडिया यानी जो ब्रिटिश भारत थी उससे 296 लोग थे, और प्रिंसली स्टेट यानी जो राजवाड़े थे उससे 93 सीटें थी।
तो ब्रिटिश इंडिया के जो सीटें थी उनका बंटवारा गवर्नर प्रोविंस और चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस में किया गया था। गवर्नर प्रोविंस में 292 सदस्य थे, गवर्नर प्रोविंस से ये इलेक्ट होते थे, और चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस से 4 लोगों को इलेक्ट किया जाता था। सीट जो थे ये किस तरह से बांटे गए थे कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट किया जाएगा, यानी जिस भी कम्युनिटी से जो लोग आएंगे उनके 10 लाख लोग उनमें से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे। और सीट जो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के ये मुस्लिम, सिख और जनरल, यानी मुस्लिम और सिख अलग थे, और जनरल जो थे ये बाकी जितने भी कास्ट या क्रीड थे उन सभी को अदर कम्युनिटीज के रूप में डिनोट किया गया था। और ब्रिटिश प्रोविंस के 292 सीटें जो थी, इसी तरह से 296 सीटें, ये 292 और प्लस 4, ये 296 सीटें ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो थी ये मुस्लिम, सिख और जनरल के रूप में बांट दिया गया था। और हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट किया गया था हमारे संविधान सभा में। नेक्स्ट हमारा है इलेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारी जो संविधान सभा थी उसके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो जुलाई अगस्त 1946 में पहली बार हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुआ था। और इसमें कुछ लोग इलेक्टेड थे यानी कुछ लोग निर्वाचित थे यानी वोटिंग से आए थे, और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे यानी नामित थे, उनका नामकरण मतलब उनको जो है नॉमिनेट कर दिया गया था, यानी किसी के द्वारा यानी पिछली स्टेट्स के द्वारा उनको नॉमिनेट कर दिया गया था। तो पार्टली इलेक्टेड में कौन थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के, जो आपको बताया गया 292 प्लस 4, तो वो जो थे वो पार्टली इलेक्टेड थे यानी वो लोग इलेक्शंस के थ्रू आए थे। और ये जो हमारे थे नॉमिनेटेड लोग, ये प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स थे वो लोग नॉमिनेट होके आए थे, उनको प्रिंसली स्टेट के हेड ने नॉमिनेट किया था। और ब्रिटिश प्रोविंस के जो लोग थे उनको उनके कम्युनिटी वालों यानी मुस्लिम, सिख और अदर कम्युनिटीज में डिवाइडेड था, तो उनके कम्युनिटी वालों ने उसे उन लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट करके भेजा था, इलेक्ट करके भेजा था। ब्रिटिश प्रोविंसेस की जब इलेक्शन हुई तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में कौन कौन कैसे जीता, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और दूसरे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 15 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट्स आज भी चुनाव में खड़े होते हैं, आप देखिए उनका किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ते हैं। तो वैसे लोग उस समय भी थे, तो उनको 15 सीटें उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मिली। प्रिंसली स्टेट को 93 सीटें दी गई, लेकिन ये भर नहीं पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट वालों ने, सारे राजवारों ने क्या किया कि खुद से मिलकर एक यूनियन बना लिया, और यूनियन बना के उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भाग नहीं लेंगे, इसलिए 93 की 93 सीटें यहाँ पे खाली चली गई। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से कार्य किया संविधान बनाने के लिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये बार बार एग्जाम से पूछा गया है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 में ये बैठक हुई थी। इसमें कितने सदस्य थे, तो भाग लेने वाले सदस्य इसमें थे 211 सदस्य, वहां पे जितने भी नामित हुए हो, जितने भी इलेक्टेड हुए हो, लेकिन पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग 9 दिसंबर 1946 की हुई, इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को, यह सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। और फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट किया गया, फ्रांस में ऐसा ही किया जाता था। तो हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों को छानने के बाद बना था, तो वहां से लिया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया जाए। परमानेंट प्रेसिडेंट फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मीन टाइम में बना दिया गया। और 2 वाइस प्रेसिडेंट बने, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी के। अगर किसी कारणवश राजेंद्र प्रसाद ये एब्सेंट रहते हैं तो उनके जगह पे, अगर ये भी एब्सेंट होते हैं तो ये, और अगर ये एब्सेंट होते हैं तो ये उनके जगह पे करेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को हीड। लीगल एडवाइजर जो थे वो हमारे सर बी.एन. राव थे, यानी संविधान सभा में कानूनी सलाह देने वाले जो हमारे सदस्य थे वो सर बी.एन. राव थे। ये इंडियन सिविल सर्विसेज के उस समय के एक मेंबर थे, वो आपको डिटेल में हिस्ट्री वाले लेक्चर में, अगर हिस्ट्री इस लेक्चर पे जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसको भी बैकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग को यह भी मंजूर नहीं था, कुछ कारण थे क्योंकि पार्टीशन में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, तो इन सारी चीजों को इन्होंने भी खत्म कर दिया, इन्होंने नहीं माना उसको। क्योंकि बाद में आप देखेंगे माउंटबेटन प्लान आया, तो माउंटबेटन प्लान में जब पूरी तरह से ये कहा गया कि ये जो है भारत का बंटवारा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, तब जाके मुस्लिम लीग उसके लिए एग्री हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में रखा। यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये आगे चल के हमारे संविधान के प्रस्तावना, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में संविधान की जो हमारी प्रस्तावना बनी, इसका आधार यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जिससे आगे चल के हमारी संविधान के प्रस्तावना की निर्माण हुई। वो आपको प्रस्तावना वाली वीडियो में डिटेल में समझाया जाएगा।
इसके तहत क्या हुआ कि ये जो है 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पूरी तरह से अपना लिया और इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, इसको प्रिम्बल जो है आज के हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसका निर्माण इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मॉडिफाइड वर्जन को कहा जा सकता है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें देश के विभाजन की एक प्लान रखी गई और तब इसको मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसके तहत 2 फंक्शन दिए गए असेंबली को, 2 कार्य असेंबली को करना था। अब एक कार्य क्या करना था कि संविधान बनाना था फ्री इंडिया के लिए, यानी फ्री इंडिया जो हमारी जो घोषित हो गई थी माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो हमारी फ्री इंडिया घोषित हो गई थी, अब उसके लिए एक संविधान बनाना था। तो संविधान सभा के रूप में इसको काम करना था। तो जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी उस समय चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑर्डिनरी लॉस यानी कि जितने भी कानून देश के लिए है, यानी लेजिस्लेशन बनाने की काम जो विधायी शक्ति थी, तो विधायी कार्य भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही दिया गया। तो जब ये विधायी शक्ति के रूप में यानी विधायी के रूप में काम करती थी, विधायिका के रूप में, तो उस समय चेयरमैन जीवी मावलंकर साहब होते थे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर संविधान सभा के रूप में काम करती थी, यानी संविधान बनाने के बॉडी के रूप में काम करती थी, तो उसके चेयरमैन कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में यानी विधायिका के रूप में यानी देश के लिए कॉमन लॉ बनाने की, जब ऑर्डिनरी लॉ बनाने की जब बात आती थी, तो उसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर जीवी मावलंकर। तो मुस्लिम लीग ने इससे भी विड्रॉ कर लिया। जितने भी पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे, पाकिस्तानी एरिया से जो लोग आते थे, जब डिवीजन हो गया कि भारत और पाकिस्तान बटेगा, तो पाकिस्तान का एरिया सेपरेट कर दिया गया और हिंदुस्तान का एरिया सेपरेट कर दिया गया। तो पाकिस्तान का जो एरिया था उससे जितने भी लोग चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन लोगों ने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया कि भाई हम अब भारत के संविधान निर्माण में हिस्सा नहीं लेंगे, अब हम अपना एक अलग संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाएंगे और उसमें हम संविधान निर्माण करेंगे। तो उनके विड्रॉवल के बाद, उनके चले जाने के बाद भारतीय संविधान सभा की संख्या हो गई 299। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। ध्यान रखें कि भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के द्वारा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया से जो लोग भी वहां नॉमिनेट हुए थे या इलेक्ट हुए थे, उनके हट जाने के बाद, उनके वापस चले जाने के बाद 299 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए। नेक्स्ट जो है कौन कौन से अदर फंक्शंस यानी दूसरे कौन कौन से कार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किए गए। तो कॉमनवेल्थ मालूम है आपको क्या होता है? कॉमनवेल्थ जो है जितने भी ब्रिटिश के कॉलोनीज थे उन सभी लोगों ने मिलके और एक अपना यूनियन बनाया जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। कॉलोनी मतलब जितने भी उपनिवेश थे, यानी जो भी लोग कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो भारत में उसकी सदस्यता किस तरह से होगी और क्या क्या शर्तें होंगी, तो मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अप्रूव किया था। फिर हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, ये 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही अडॉप्ट किया गया। और नेशनल एंथम जो हमारा है ये 24 जनवरी 1950 को, नेशनल एंथम हमारा जो राष्ट्रगान है ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था। और नेशनल सॉन्ग हमारा जो है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा नेशनल एंथम क्या है और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस चीज़ को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही नॉमिनेट किया या इलेक्ट किया, जो भी कहिए। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय, हमारे संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोअर लेवल एग्जाम्स में और बीपीएससी में और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये आ चुका है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय हमारे संविधान के निर्माण में लगा था। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था संविधान को बनाने में? टोटल खर्चा आया था 64 लाख रुपए। तो उस जमाने में हमारे संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो संविधान सभा के कितने सेशन हुए थे ये देखते हैं हम। 11 सेशन हुए थे, यानी टोटल बैठकें जो संविधान सभा की हुई थी वो 11 बैठक हुई थी। और 11 बैठकों में सबसे पहला जो सेशन हुआ था ये 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। दूसरा सेशन जो था लास्ट सेशन वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक। पहला सेशन और लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 11 सेशन का टाइम पीरियड और सब कुछ हम याद नहीं रख सकते हैं। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं कि पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का, और जो अंतिम सेशन हुआ था ये 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये लास्ट सेशन था 14 से 26 नवंबर 1949 को, मगर कई जगह लास्ट सेशन का डेट ये दिया जाता है।
तो लास्ट सेशन का ये डेट क्यों दिया जाता है 24 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान सभा तब फाइनली यहाँ बैठी थी ताकि अब संविधान को, जो संविधान का हमारा मूल रूप प्रारूप तैयार था, उसको साइन किया जाए। तो उस समय 284 सदस्यों ने इस पे साइन किया था। 299 सदस्य रह गए थे मगर कुछ लोग एब्सेंट थे, इसलिए 284 सदस्यों ने हमारे संविधान के मूल रूप को, मूल प्रारूप को पहली बार साइन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी कमिटियां, यानी संविधान सभा में हमारी कमिटियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी समिति बनी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है ड्राफ्टिंग समिति, यानी प्रारूप समिति इसको कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसमें 7 सदस्य थे और ये 29 अगस्त 1947 को इसका नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट किया गया था, इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो इसमें 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य कौन कौन थे, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार एग्जाम्स में आता है। कई बार ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे या इनमें से कौन सदस्य थे। तो सबसे पहले जो थे वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया यही थे। दूसरे एन गोपालास्वामी अयंगर, तीसरे थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, यानी ओरिजिनल ड्राफ्टिंग कमेटी में बी.एल. मित्र जी थे, जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण रिजाइन दे दिया था। तो जब इन्होंने रिजाइन दिया तो इनके जगह पे एन माधव राव जी की अपॉइंटमेंट इसमें हुई। 7वें सदस्य थे टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने डी.पी. खेतान साहब को रिप्लेस किया था, क्योंकि डी.पी. खेतान साहब की 1948 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो और भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, उन कमिटीज का डिटेल जानना जरूरी नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी का ही डिटेल जरूरी है। तो ये जो कौन कौन सी कमिटीज थे, इनके मेंबर्स कौन थे जानने की जरूरत नहीं, इनके चेयरमैन कौन कौन थे ये जानने की बहुत जरूरत है। तो इसमें जो मुख्य कमिटियां थी, कुछ मुख्य कमिटियों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। यूनियन पावर कमेटी, यानी कि संवैधानिक सभा को, यानी संविधान सभा जो बनी थी वो कहाँ से अपनी शक्ति ड्रॉ करेगी, तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी जो यूनियन की जो संविधान सभा थी, यानी कि जो पूरे देश के लिए संविधान सभा निर्माण करने की जो समिति थी, उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी प्रांतों के लिए किस तरह का संविधान बनेगा, प्रांतों में कौन कौन से विषय डाले जाएंगे, प्रांतों को किस तरह से यूनाइट करना है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में इसको ले लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार अगर किसी एग्जाम में कोई और कमेटी आए ना आए, मगर किसी भी एग्जाम का आप इतिहास उठा के देखें तो हर बार ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हो ही जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हम एंजॉय करते हैं। उन जो हमारे मौलिक अधिकार थे उन पे एडवाइस, यानी सलाहकारी समिति जो बनी थी। और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी माइनॉरिटीज जो हमारे भाई बहन थे, जो लोग ट्राइबल थे, माइनॉरिटीज मतलब जो SC ST के तौर पर जाने जाते हैं, उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस थे। और जो हमारे ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज थे, जो ट्राइबल एरियाज मतलब जो आदिवासी भाई बहन हमारे हैं, और जो भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको कहीं भी शामिल नहीं किया जा सकता था, उन क्षेत्रों को किस तरह से उन पे सलाह मशवरा करना है, इसके जो चेयरमैन थे, इनके लिए जो कमेटी बनी थी, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। और रूल्स प्रोसीजर कमेटी, आज भी संविधान के लिए अलग अलग तरह के रूल्स बने हैं, आज भी हमारे पार्लियामेंट के लिए एक प्रोसीजर कमेटी होती है, तो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और स्टेट कमेटी, राज्यों के लिए जो कमेटी बनी थी, जिसमें जो है नेगोशिएट करना था राज्यों के साथ। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि समझौता करना था। कुछ रजवाड़े भारत में मिलना नहीं चाहते थे और कुछ का अपना शर्त था। इन सारे शर्तों के साथ भारत में मिलने की जो शर्त थी और भारत में नहीं मिलने की भी शर्त उन्होंने रखी थी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे, मगर इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्टीयरिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ माइनर कमेटीज हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंस के तो नहीं है, मगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। कि फिनांस और स्टाफ कमेटी जो थी, उस समय जो वित्त कमेटी थी और जो स्टाफ लोग होंगे उनकी जो कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी, एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पोररीली बनाई जाती है। तो नेशनल फ्लैग के लिए टेम्पोररी नहीं, यानी कि नेशनल फ्लैग तो हमारा अडॉप्ट हो ही चुका था, लेकिन उसके लिए टेम्पोररीली एक कमेटी बनाई गई थी ताकि फ्लैग कोड वगैरह डिस्कस किया जा सके। तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन किस तरह के होगी, यानी कि हमारी संविधान सभा किस तरह के कार्य करेगी, उसके लिए जो कमेटी बनी थी वो थे, उसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर साहब। तो जीवी मावलंकर साहब हमारे कौन थे, ये आपको पीछे बताया गया, याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
स्पेशल कमेटी जो थी वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी जो कि ड्राफ्ट बना था, यानी कच्चा चिट्ठा जो तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था, उसके जो स्पेशल कमेटी उसके लिए बनी थी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। अब इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन आएगा फिर आंसर आएगा, इसी वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए आप पहले कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर आंसर को यहाँ पे देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की निर्माण की गई। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में भारत आया था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान का पिता, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मुख्य निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के, और मॉडर्न मनु, यानी आधुनिक मनु के रूप में। मनु कौन थे? ये पुराने जमाने में अगर हिंदू साहित्य अगर आप पढ़ेंगे या हिंदू शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मनु उस समय नियम निर्माता एक व्यक्ति थे। तो वर्तमान मनु यानी मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को माना जाता है। सिटीजनशिप का प्रोविजन भारतीय संविधान में कब आया? कुछ प्रोविजन जो थे ये पहले आ गए और कुछ प्रोविजन बाद में आए। कुछ 26 जनवरी 1950 से लागू हुए और कुछ प्रोविजन हमारे संविधान के इनैक्टमेंट के डेट से, यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, तो उस दिन से कुछ प्रावधान लागू हो गया था। तो सिटीजनशिप कब से लागू हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया था। किस डे को डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी संविधान की वहीं पे जो है निर्माण हो गई थी, संविधान की शुरुआत हो गई थी, और रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, इतना आसान नहीं रहेगा कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। केवल रहेगा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की शुरुआत किस दिन से हुई थी, वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 से संविधान की शुरुआत को माना जाता है। पूर्ण स्वराज डे क्यों सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आपको हिस्ट्री के वीडियो में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सबसे पहले मनाया गया था, और इसका जो बेसिस था वो था लाहौर सेशन। लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तो उसी के तहत पूर्ण स्वराज डे कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को मनाया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। प्रेसिडेंट कौन थे कैबिनेट मिशन के? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे सर पैथिक लॉरेंस। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ये थे 389। और 389 में किस तरह से डिवीजन हुआ है ये आपको वीडियो में बताया गया है। और जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान वाले एरिया के लोग जो थे वो लोग विड्रॉ कर लिए, तो कितने मेंबर रह गए? वो थे 299, जो कि फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स माने जा सकते हैं। तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कब हुआ था? ये हुआ था आपको जुलाई अगस्त 1946 में। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। ये थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। और कितना टाइम लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो ये था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताएं। और कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।